कैडेट कॉलेज पाकिस्तान का वाहिद तालीमी इदारा जिसमें ओपन एयर थिएटर के अलावा बेहतरीन लैंग्वेज लैब और स्मार्ट क्लासरूम्स मौजूद हैं। कैडेट कॉलेज में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों की बेहतरीन सहूलियात, खवातीन की लीडरशिप सलाहियतें निखारने में सिंध सबसे आगे। अब आया नया सेरेलैक एसेंशियल्स, बनाए सिर्फ दूध में, आयरन और जिंक की ग़िज़ाइयत एक साथ, सिर्फ 15 रुपए में। आपको चाहिए हार्पिक 10X मैक्स क्लीन। इसका खास गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पिट हेयर के लिए तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई, मिटाए पीलापन और करे जरासीम का भी खात्मा। मान गई हार्पिक 10X, ये तो मान गई। अब आपकी बारी। लाहौर मोटरवे सिटी लाहौर का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट, 3000 घर, 40 मेगावाट का अपना ग्रिड स्टेशन, मोटरवे M2 पर कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज से मुत्तसिल आइडियल लोकेशन। लाहौर मोटरवे सिटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप तज्ज़िया का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। मैं आज पेशावर में हूँ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मेरे साथ हैं। तहरीक इंसाफ की फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ पिछले 2-3 महीनों में उस पर बात होगी, और जो जुल्म हुआ 25 मई को जिस दिन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उसकी तफसीलात इनके पास बहुत हैं, इनसे पूछेंगे। और भी बहुत सारे सवालात हैं जो लोग हमें भेजते हैं ईमेल्स के ज़रिए। आज उन तमाम सवालात का जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोल्ड टीवी को टाइम दिया। सबसे पहले तो जो कुछ हुआ लॉन्ग मार्च वाले दिन, जिस तरीके से ब्रूटैलिटीज़ हुई, लोगों को मारा गया, आपको वर यू एक्सपेक्टिंग दैट? एक्सपेक्ट कर भी रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, हम जब सुबह निकले 25 को, तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई। मैं उस वक्त था कंटेनर में, तो मुझे पूरी तरह जो मुझे समझ आई, उन्होंने कहा कि आप रास्ते भी क्लियर कर दो, हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का, और आप जिन लोगों को पकड़ा हुआ है उनको भी छोड़ दो। तो हम रिलैक्स कर गए, हमने समझा कि आप आराम से निकल जाएंगे। लेकिन हमारा मुकाबला, मुझे तभी सोचना चाहिए, माफियाज के साथ है। ये मुजरिम है इस कौम के, 30 साल से ये मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लूट रहे हैं। माफिया स्टाइल का, माफिया ये होता है, या वो लोगों को ख़रीद लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं, या फिर उनको ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उनको दहशत फैलाते हैं, उनको ऊपर झूठे केसेस करते हैं, उनको मारपीट उनकी करते हैं ताकि लोग डर जाए इनसे। तो या ख़रीदते हैं या डराते हैं। तो वो जो माफिया स्टाइल ऑपरेशन हुआ उस दिन, बल्कि वो एक दिन पहले भी शुरू हो गया था, जब इन्होंने घरों में घुस गए लोगों के, औरतों को खौफज़दा। मुझे वो एक भूलता नहीं है, एक मेजर के ये घर चले गए और उसकी बेटी, छोटी माँ और बेटी 10 साल की। मैं अब सोच रहा था कि कौन सा मुल्क इस तरह की चीज़ें करता है, यानी कौन सा मुल्क अपने शहरियों से, एक जमहूरी हक है हमारा कि हम अपनी पुरअमन एहतजाज करें, कौन सा मुल्क अपने लोगों से ये हरकतें करता जो इन्होंने उस दिन रात की। लोग जो हमने कहानियाँ सुनी, मैंने तो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं सुनी। यानी मुशर्रफ का जब दौर मुझे याद है, मुझे जेल में डाला उन्होंने, 7-8 दिन मैं जेल में भी रहा, जब मुशर्रफ ने क्रैक डाउन किया था, जब वो अदलिया की आज़ादी के चल रही थी। मुझे वो वहाँ कुछ भी नहीं था इस तरह। यानी डिक्टेटरशिप में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हुई जो इन्होंने की। और उसकी वजह देखें समी, ये लोग हैं मुजरिम। ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े, ये शहबाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह, यानी टीवी के सामने इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, 14 कत्ल किए। मैं अस्पताल गया उसके बाद, तो वहाँ लोग पड़े हुए थे, किसी कमर में गोली लगी हुई है, वो पैरालाइज हुए हैं, किसी, यानी 70-80 लोगों को गोलियां लगी। तो जो वो कर सकते हैं, और फिर मैं अब क्या कहूँ कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है,
यानी अगर वहाँ सजाएं इनको मिल जाती हैं, आप यकीन करें 3.5 साल हमारे दौर में मैं कोशिश करता रहा। मैं कही मॉडल टाउन का केस ताहिरुल कादरी से मैसेज भी आती थी, वो हम कहते थे वो स्टे ऑर्डर मिला हुआ था। इनकी ऐसी ग्रिप है, ये ऐसा माफिया है, ये इनका ये बच जाते हैं। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस है, वो अभी इनका FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्करनैन ने अभी बताया, जी सब बताया सारा। उसने कहा वो केस ही नहीं लगता था। हम भी 1 साल पहले इसको सजा हो जानी चाहिए थी, वो केस ही नहीं लगता था, उसको डिले करने जाए, कभी उसकी कमर की दर्द पे महीने की डिले। तो इनकी एक नीचे तक जड़ें पहुंची हुई हैं कि माफिया है। तो इन्होंने ये कोशिश फिर की कि हमें भी वही खौफजदा करने के लिए, ख़ास तौर पे देखें, आदमी कहता है चले ठीक है मुझे तो जेल में डाल दो या जो भी करना है, लेकिन औरतें और मेरे बच्चे और बूढ़े उनके ऊपर तो यानी उनसे तो लोग नहीं समझते ना तवक्को है। तो मुझे ये सारे जो मुलव्वस थे इसमें, देखिए ना, इसमें सवाल उठता है कि और भी लोग जो रोक। एक सवाल मैं ऐड कर देता हूँ। रात एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ अरशद शरीफ का, एक उसमें बार एक सवाल था कि आप वज़ीर आज़म और बाहर प्रिजन वैन खड़ी हो गई आके कौमी असम्बली के पार्लियामेंट के, कौन था वो जो सारी ये ऑर्डर कर रहा था? और भी मैं 20 चीज़ें आपको गिनवा सकता हूँ, आप खुद मेंशन कर रहे हैं कि पूरी कोशिश करते रहे लेकिन सज़ा नहीं मिली। रुकावट कौन था? देखिए सभी मसला ये है कि जब हमें गवर्नमेंट मिली ना, तो मैं अगर फिर से वही गवर्नमेंट मिलनी होती तो मैं कभी ना एक्सेप्ट करता, क्योंकि वो एक पहले कोलिशन गवर्नमेंट थी और फिर उसके अंदर लोग जो हमें ज्वाइन किए थे उनको हम जानते नहीं थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, तो बड़ी कमज़ोर थे हम। अगर मैं अब फिर से होता तो मैं री इलेक्शन पे सीधा चला जाता, मैं कहता फिर से इलेक्शन करो, मेजॉरिटी होगी तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो तब हमारे हाथ बन गए, हम हर तरफ से पकड़े गए, यानी हर जगह से ब्लैकमेल होते थे, पावर पूरी तरह हमारे साथ नहीं थी, और जो पावर जिधर है पाकिस्तान में वो सबको पता किधर है, तो उनके ऊपर फिर रिलाय करना पड़ा। सारा वक्त उनके ऊपर रिलाय करते तो उन्होंने कई बड़ी अच्छी चीज़ें भी की, लेकिन कई चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो नहीं की। दे डोंट वांट टू गिव अप द पावर। पावर तो है ना, उनके पास पावर तो है। पावर इसलिए है कि वो कंट्रोल करते हैं वो इदारे जिनके पास नैब, मसलन नैब हमारे कंट्रोल में तो नहीं थी ना, नैब तो हमें कि आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, और फिर जो अब मसलन FIA ने केस कर दिया इसका शहबाज का, अब जाना तो वो जुडिशरी के पास था, सजा तो उधर से होनी थी, और उधर हमारे तो इख्तियार में नहीं था कुछ। तो लिहाजा हम बदकिस्मती से जिस तरह की हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। तो ये जो अरशद शरीफ ने सही सवाल पूछे कि क्या है ये, यानी गवर्नमेंट पावर, जिम्मेदारी मेरी है मुल्क की, लेकिन इख्तियारात पूरे नहीं है। इख्तियार यानी ये हो ही नहीं, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चलता अगर जिम्मेदारी मेरे पास हो लेकिन इख्तियारात पूरे ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एक ही जगह पे होती है हमेशा, तब एक सिस्टम चलता है। तो ये तो चैलेंज अभी भी फिर आपके सामने है। अगर आप एक इलेक्शन होते हैं उसमें आप अक्सरियत भी ले लेते हैं, तो भी जो बैठे हैं जिनके पास ताकत है, जो बैलेंस करते हैं इसको, वो तो apparently they are not willing to give up any share in the power। देखिए सभी पाकिस्तान का चैलेंज क्या है? चैलेंज एक तरफ ये है कि हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग फौज चाहिए, हमें ताकतवर फौज चाहिए, क्योंकि हमें और ख़तरा है दुश्मनों से। शुरू में तो शायद इतना ख़तरा ना हो, शुरू में खैर जब पाकिस्तान बना तब तो हिंदुस्तान से ख़तरा था, जंगें भी हो गई, लेकिन जब से हमारे पास जो एटॉमिक डिटरेंट आया, न्यूक्लियर डिटरेंट आया, उसके बाद एहसास में ख़तरा कम है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर इस मुल्क की फ़ौज मजबूत और प्रोफेशनल और तकड़ी नहीं होती तो आप देख लें मुसलमान दुनिया में क्या हो रहा है। आप शुरू कर लेना यमन से, यमन, लिबिया, सीरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, इराक, सारी चुन चुन के एक एक मुल्क, लेबनान, उनसे हुआ क्या? तो हमें तो ये बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हमारी फ़ौज तकड़ी है। अब दूसरा ये है कि ये जो बैलेंस है
कि आप कैसे एक तकड़ी फौज भी हो आपके पास, लेकिन आपके पास एक मजबूत हुकूमत भी हो। और हुकूमत तब मजबूत होगी जब अथॉरिटी और जिम्मेदारी एक ही जगह के ऊपर हो। ये नहीं हो सकता कि आपकी जिम्मेदारी आपकी हो लेकिन आप रूल ऑफ लॉ कायम करें। और देखें, सबसे बड़ा चैलेंज सभी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी। जब तक आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आते, कोई दुनिया में माशरा तरक्की नहीं कर सकता। आप सीधी दुनिया का नक्शा देख लें, खुशहाल मुल्क देख लें और जिधर मुल्कों में गुर्बत है वो देख लें। एक डिफरेंस होगा, खुशहाल मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, वहाँ सारे कानून के नीचे होंगे। और जो गरीब मुल्क होंगे, जिस तरह नाइजीरिया तेल के ज़ख़ीरे पे बैठा हुआ है। मेरे पास नाइजीरियन डिफेंस मिनिस्टर, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मुझे मिलने आया, तो मैंने कहा क्यों है गुर्बत? क्या था करप्शन है। तो मैंने कहा क्यों नहीं रोक सकते? क्या था वो ताकतवर सारे करप्शन पे लगे हुए, हम ताकतवर को पकड़ नहीं सकते, हमारा निज़ाम। ये सारे गरीब मुल्कों का ये मसला है। तो मेरी जो कोशिश थी रूल ऑफ लॉ कायम करने की, वो इसलिए नहीं हो सकती थी कि जो ताकतवर थे उनकी जड़ें इतनी थी, तकड़े वो थे और उनके कनेक्शंस थे, हर जगह उनके कनेक्शंस थे। तो वो जो एक कोलिशन गवर्नमेंट में वो आप नहीं कर सकते। आपकी बाहरी अक्सरियत हो तो आप कर सकते हैं कुछ, लेकिन अगर आपकी अक्सरियत नहीं है तो सारा वक्त ब्लैकमेल होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास अपनी अक्सरियत हो तो वो जो शख्स नज़र नहीं आ रहा, फिर वो आप पर इस तरह वार नहीं कर सकता जैसे अब वार हुआ और एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत कर दी गई। लेकिन सभी मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं आपको बता, देखिए मैंने सारी दुनिया देखी, मैंने बरतानिया का सिस्टम, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी गया, वहाँ पर क्रिकेट खेलता था, मैं अंदर से सारा सिस्टम जानता। उनकी कामयाबी क्या है, क्योंकि हमने उन्हीं का सिस्टम लिया हुआ है ना। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में इंस्टीट्यूट किया था। गुर्बत थी, वहाँ तो कुछ भी नहीं था ना उनके पास, लेकिन उन्होंने कानून की बालादस्ती कायम की। उन्होंने कहा था मेरी बेटी भी जुर्म करे तो उसको सजा मिलेगी, कोई कानून के ऊपर नहीं है। लेकिन हमारा मसला ये है, जिन्होंने जुर्म किया वो दोबारा वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आला बन गए। मैं जो अलमिया पाकिस्तान, अब हम खड़े हैं डिफाइनिंग मोमेंट, फैसला कुन वक्त, हम अब बिल्कुल तबाही की तरफ जा सकते हैं। मैं क्यों अपनी कौम को कहता हूं कि अगर अब आपने फैसला ना किया और निकले ना, जो मैंने हर जलसे में कहा, और ये जो मेरा धरना, मकसद इसका क्या है, कौम को ये बताने के लिए कि अब आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। मुशर्रफ ने जब ये सबसे बड़ा जुल्म किया, NRO जब दिया इन दोनों चोरों को, जब इनके इतने 11 साल इन्होंने जो करप्शन की थी, वो सारे केसेस आए हुए थे और वो मैच्योर हुए थे। स्विट्जरलैंड में पकड़े जाना था इन्होंने, वो जो $60 मिलियन पड़ा था स्विट्जरलैंड में, वो पाकिस्तान को वापस आना था। केस जीत चुका था पाकिस्तान, और सरे माल का केस जीत चुका था। हुदैबा पेपर मिल का ओपन एंड शट केस है, वो इसहाक डार ने बकायदा बैंक अकाउंट्स बताए थे कि यहाँ से किधर पैसे भेजते थे, बाहर मनी लॉन्ड्रिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस थे। मुशर्रफ ने NRO दे के दोनों को माफ कर दिया, और उसका जो नुकसान हुआ 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा, यानी 6,000 अरब से 30,000 अरब पे लाइबिलिटीज 10 सालों में पहुंची। 6,000 थी 60 सालों में, 10 सालों में। तो अब वही स्टेज आ गई है। इन लोगों ने जो 10 सालों में चोरी की, जो इनके दौर के केसेस हैं, स्वाय शहबाज शरीफ के FIA के सारे केसेस इनके दौर के, वो केसेस अब ये सारे ख़त्म करेंगे अपने आके। और इतना बड़ा ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक मुल्क के ऊपर एटम बॉम्ब भी बचे ना, वो बच जाता है। लेकिन ये जो इखलाकियात तबाह हो रही है पाकिस्तान की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, क्योंकि ताकतवर को आप मुजरिम को नहीं पकड़ सकते। अच्छा, अब फिर एक पाकिस्तान में एक और भी रियलिटी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ताउन नहीं करती, आपके खिलाफ है, भले आप कितने भी पॉपुलर लीडर हों, जैसा भुट्टो साहब के केस में हुआ, आप हुकूमत में नहीं आ सकते। कीपिंग इन माइंड दिस कॉन्टेक्स्ट, अब फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए सर, इमरान खान को किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे तो अल्लाह ने जो भी चीज़ देनी थी दे चुका है दुनिया में। 3.5 साल वज़ारत उज़्मा पे भी बैठा रहा हूँ। ये असल में पाकिस्तान का मसला, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे,
फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो ये इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ। तो हाउ विल यू, बिकॉज ये जो आपने सिचुएशन बताई बड़ी है, पाकिस्तानी भी परेशान है, व्हाट विल यू डू टू फोर्स दैट इट शुड नॉट हैपन? देखिए मुझे जो मैं आपको सामने बता दूं ना कि इसको गेम प्लान क्या नजर आ रहा है। जिन्होंने भी साजिश करके हमें हटाया था, और इसमें बैरूनी साजिश शामिल थी, असल वजह वो है बैरूनी साजिश। यानी वो एक कल मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था, मिफ्ता इस्माइल आया हुआ था CNN पे बेकी एंडरसन के साथ, तो वहाँ कहते जी हिंदुस्तान, उसने कहा तेल खरीद रहा है, उसने मेरा बताया कि इमरान खान कह रहा है हिंदुस्तान तेल खरीदा रूस से, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीदा? हिंदुस्तान को कोई 1.5 से 2 अरब डॉलर का फायदा हुआ 2 महीने में। हमारे पास जो डॉलर्स नहीं है, हम महंगा तेल हम क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि हमने तो उससे बातचीत कर ली थी। हमाद अजहर ने लेटर भी दिखा दिया कि जो हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, उसने कहा जी, असल में उसने कहा जी जो हमारे माई बाप है अमेरिका, जिसके हम गुलाम हैं, वो इजाजत नहीं देगा। यानी वो उनसे परमिशन मांग। देखें ये जो अब सेटअप है, ये सेटअप जिस तरफ अब हमें लेके जा रहा है, ये क्या करेंगे? ये अमेरिका की हर किस्म की गुलामी करेंगे। अमेरिका, इंडिया और इजराइल, ये एक नेक्सस है इनका, जो कि नवाज शरीफ और जरदारी हमेशा इनको खुश करते थे, क्योंकि ये जो इनका प्लान है ना, इजराइल इसके बीच में है। हिंदुस्तान इजराइल का नेक्सस है। इजराइल और जो इंडियन लॉबी है, जो APEC है, इजराइल लॉबी और इंडियन, वो इकट्ठे काम करती है अमेरिका में, इसलिए वो उनको खुश करता है। बिजनेस इंटरेस्ट भी नवाज शरीफ के वहाँ है। जरदारी ने जाके वो मेमो गेट में क्या कहा था, हुसैन हक्कानी ने जाके जी पाकिस्तान जरदारी को फौज से बचा लो अपने। तो ये जो लोग हैं, ये एक तो सॉवरेंटी यानी बिल्कुल हमें गुलाम बना रहे हैं उधर। उनका प्लान पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है, वो कमजोर पाकिस्तान। हिंदुस्तान क्यों खुशियां भरी जब इमरान खान गया हिंदुस्तान में, आप देखते तो उनकी टीवी में सेलिब्रेट किया उन्होंने कि जी बहुत बड़ा कारनामा, जिस तरह कोई शहबाज शरीफ कोई हिंदुस्तानी है जो कि इमरान खान को रिप्लेस कर दिया। क्योंकि इमरान खान सिर्फ यही था ना कि मैं एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट सामने आए। उसकी वजह से कई दफ़ा ना करनी पड़ती है, आपको अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़ा होना पड़ता है। जैसे रूस है, हमारा इंटरेस्ट है हम सस्ता तेल खरीदें, हमारे फॉरेन हमारा जो रुपया है, अगर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचाएंगे तो रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, गुर्बत बढ़ेगी। इसलिए हमने उनसे बात की हुई थी। अब ये जो आया सेटअप, इन्होंने तो पहले उनकी हर बात माननी है। दूसरा, इनका इंटरेस्ट है अपने सारे केसेस खत्म करवाने का, ये जितने भी जो NRO 2 लेने का, यानी वो जो FI और NAB के 40 अरब रुपए के नवाज शरीफ के केसेस हैं, बाकी ओमनी के सारे असद जरदारी के, इन्होंने जो NAB में अमेंडमेंट्स लाई, ये सारे अब इनके केस खत्म हो जाएंगे, NRO 2। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन के जरिए अभी से शुरू हो जाए इलेक्टोरल, अभी बिल्कुल फेंक दी है। और इलेक्शन कमीशन इस साजिश का हिस्सा है। वो अब बैठ के कोशिश करेंगे कि वो ऐसी इलेक्शन करवाए जिसमें फिर ये वापस आ जाए। सो ये 3 पॉइंट इनका प्लान है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल हो गई पुरअमन धरने के लिए, एहतजाज के लिए। अभी इसी महीने आप एहतजाज करेंगे या इसको लंबा करेंगे? क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये बात मीडिया में आ रही है, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी हैं, कि फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की तहरीक का ऐलान अब डेट ना दी जाए।
और ये भी वो कह रहे हैं कि असेंबलियों में अगर वापस चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, असेंबलियों में तो वापस जाने, नेशनल असेंबली में वापस जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस वक्त हम नेशनल असेंबली के अंदर वापस जाते हैं, इसका मतलब ये जो सारी साजिश हुई है, और मुझे अभी भी कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो खत भेजा है, वो जो मरासला, जो साइफर भेजा है, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि इतना एक मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है। वाज़े तौर पे उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटाओ और चेंज करो, नहीं तो हम ये कर। तो जब ये साथ आ गया है, जब हमें पता है कि इन्होंने साजिश के तहत ये चोरों को ऊपर बैठाया है, और हम नेशनल असेंबली में जाते हैं, इसका मतलब कि हम ये साजिश को एक्सेप्ट कर जाते हैं, कबूल कर जाते हैं। लिहाजा वो तो है। मैं ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, जो मैं इस मुल्क का पुरानी रहा था, हमने हमेशा हमने 126 दिन के धरने में सारी दुनिया के सामने एक पीसफुल प्रोटेस्ट इतना लंबा किया। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि यहाँ लड़ाई मार कुटाई हो, क्योंकि हमारी फैमिलीज आती हैं बाहर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का इंतजार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आएगी, उसके बाद फैसला मैं डेट दूंगा। करना है ये, इसमें कोई शक नहीं, वो डिपेंड करता है अब सुप्रीम कोर्ट। हर बेटी है बेनजीर। पाकिस्तान में अपनी नौयत के पहले ट्रेंड सेटर शहीद बेनजीर आबाद में बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स का क़याम। 2 अरब की लागत से कैडेट कॉलेज की तकमील। कॉलेज में 8वीं जमात से इंटरमीडिएट तक मयारी तालीम देने का शानदार एहतमाम। 300 कैडेट्स की गुंजाइश के तहत डिजाइन किया गया खूबसूरत कैडेट कॉलेज पाकिस्तान का वाहिद तालीमी इदारा जिसमें ओपन एयर थिएटर के अलावा बेहतरीन लैंग्वेज लैब और स्मार्ट क्लासरूम्स मौजूद हैं। कैडेट कॉलेज में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों की बेहतरीन सहूलियात। खवातीन की लीडरशिप सलाहियतें निखारने में सिंध सबसे आगे। अब आया नया सेरेलैक एसेंशियल्स, बनाए सिर्फ दूध में। आयरन और जिंक की ग़िज़ाइयत एक साथ, सिर्फ 15 रुपए में। आपको चाहिए हार्पिक 10X मैक्स क्लीन। इसका खास गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई, मिटाए पीलापन और करे जरासीम का भी खात्मा। मान गई। हार्पिक 10X, ये तो मान गई। अब आपकी बारी। अब आया नया सेरेलैक एसेंशियल्स, बनाए सिर्फ दूध में। आयरन और जिंक की ग़िज़ाइयत एक साथ, सिर्फ 15 रुपए में। लाहौर मोटरवे सिटी, लाहौर का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट। 3000 घर, 40 मेगावाट का अपना ग्रिड स्टेशन, मोटरवे M2 पर कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज से मुत्तसिल आइडियल लोकेशन। लाहौर मोटरवे सिटी। तब जाकर जिंदगी हमें एक मौका देती है फिर से खुद के करीब आने का। और इस मोहब्बत को हमेशा अपने अंदर कायम रखना, इसी का नाम तो सूफी है। सूफी जो नाम है एतमाद का। अब आया नया सेरेलैक एसेंशियल्स, बनाए सिर्फ दूध में। आयरन और जिंक की ग़िज़ाइयत एक साथ, सिर्फ 15 रुपए में। तहलका खेज इंकशाफात, बेबाक तज्जिए, नजरियों का तकरार, निडर अंदाज़े बयां, मेरी जंग पीर से जुम्मा रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। किसने किया मुल्क दुश्मनों से गठजोड़ और कौन है जो संभालेगा मुल्को कौम की बागडोर? कोई जुता काटने मुल्को कौम की जड़ें और कोई थामे खड़ा है सरफरोशी का अलम। निडर टाकरा और बेबाक दलाइल, देखिए तज्जिया समी इब्राहिम के साथ पीर से जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। घड़ी की टिक टिक लगने लगी बवाल,
चलो थोड़ा सा टिक जाएं और सबसे टॉक करें, चाहे गाएं, पकाएं, खाएं, बस दुनिया को बताएं कि ये बोरियत कैसे मिटाएं। उठाएं मोबाइल और बनाएं 2 मिनट की वीडियो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट की वीडियोस को ही टॉप 5 में शामिल किया जाएगा और विनर को मिलेंगे बेशकीमत इनामात। द टिकटॉक शो, हफ्ता और इतवार रात 11 बजे, सिर्फ बोल न्यूज पर। एक शख्सियत जो खबर के खवास पहुंचाए आवाम तक और रखे मुल्की हालात पर गहरी नजर, तो बनती है दी स्पेशल रिपोर्ट। पीर से जुम्मा शाम 4 बजे। पाकिस्तान को अब तब्दील करना है। तब्दीली के इक़दामात और तब्दीली की नाकामी, अब सब पर बात होगी। तब्दीली अमीर अब्बास के साथ में, हफ्ता और इतवार रात 8 बजे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की का 3 रोज़ा दौरा। अंकारा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे। शहबाज शरीफ की सदारती महल-आमद तुर्क सदर ने इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद पुलिस अफसरान के तबादले। पुलिस सर्विस के 3 अफसरों की खिदमात पंजाब के हवाले। इस्लामाबाद पुलिस के राय मजर तसव्वुर इकबाल और अजहर जावेद को तब्दील कर दिया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 से एक हफ्ते में तीसरी बार बिजली की तारें चोरी। तमाम वाकयात फजर के बाद पेश आए। चोरी की CCTV फुटेज सामने आई। बड़ा सवाल जिन लोगों से, पाकिस्तानियों से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि जिन लोगों से मुकाबला है उनके अंदर कोई अखलाकी जुर्रत नहीं है, वो पैसे भी बनाए हैं, चोर भी दूसरों को कह रहे हैं। सिर्फ एहतजाजी जलसों से अगर आप ये समझें कि वो मरूब हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, तो ये तो वो कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। लोगों का ये परसेप्शन है कि सिर्फ जलसों से, एहतजाज से तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सभी असल में जो एहतजाज होता है ना, और ये जो जलसे होते हैं, इसमें सारी पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हो रहा होता है। जितने बड़े जलसे हम मुझे निकालने के बाद, जब से मैं गवर्नमेंट से, मैं 26 साल पॉलिटिक्स में, सबसे बड़े जलसे हमने किए। 4 दफ़ा हमने मीनार पाकिस्तान भरा है, जब ये 11 पार्टीज ने मिलकर नहीं भरा। लेकिन जो इस बार ही पब्लिक निकली है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे पब्लिक नहीं निकलते देखी। तो पब्लिक को एक एक्सप्रेशन देते हैं। जो उस दिन रात को मैंने सीन्स देखे हैं, रात क्या मैं 12-1 बजे थे, जो देर लग गई हमें पहुंचते हुए, क्योंकि इतनी पब्लिक सामने आ जाती थी उसके कंटेनर के, जो बहुत स्लो गए हम। तो जो सारे रास्ते पे मैंने सीन्स देखे हैं, जो औरतें, बच्चों को उठाया हुआ रात सुबह के 4-4 बजे लोग खड़े हैं, मैंने ऐसे कभी सीन्स पाकिस्तान में नहीं देखे। मैंने एक जिंदा कौम देखी है। तो वो तो हमने करना है, एहतजाज तो हमने करना है, जलसे हमने करने हैं, हमने हर फोरम, अदालतों के अंदर हमने जाना है, हम हर चीज़ करेंगे आइन के अंदर रहते हुए। लेकिन मैं ये कह दूं कि ये किसी का ख्याल है कि हम इनको एक्सेप्ट कर जाएंगे, इन चोरों को, ये नामुमकिन है। ये मुल्क से गद्दारी है। इलेक्शन कमीशन इनका अपना है, अभी वोटर्स लिस्टों में तब्दीलियां कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास होगी, क्योंकि राजा रियाज को इन्होंने पार्लिमानी लीडर बना के ये केयर टेकर सेटअप भी अपनी मर्जी का कर लेंगे। कैसे आप इनका मुकाबला करेंगे? नहीं, मुकाबला तो खैर अवाम के साथ करेंगे ना। अल्लाह का करम यह है कि जिंदा कौम है, जिंदा होती जा रही है। मैं कभी नहीं समझता था कि कौम इस तरह, देखे जिस दिन मैंने सिर्फ 1 दिन पहले जब वो नो कॉन्फ्रेंस, मुझे जब इन्होंने पता था मैं कि ये सारों ने मिला के सारा एक पूरी मैच फिक्स हो गया, तो मैंने सिर्फ कौम को 10 मिनट की बात की थी और मैंने कहा था कि आपने ज़रूर प्रोटेस्ट करना। आप यकीन करें कि मैं और बुशरा बेगम अगले दिन बैठे हुए थे, तो हम ऐसे ही अपने मोबाइल देख, तो टीवी पे तो उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ था। यानी जो मीडिया सेंसरशिप है वो तो हमने कभी ऐसी भी नहीं देखी। तो जो हमने मोबाइल पे देखना शुरू किया, हम हैरान हो गए कि जिस तरह खुद ही पब्लिक निकली है। तो वो एक मुल्क के लिए इससे खुशाइन चीज़ नहीं हो सकती कि कौम जाग जाती है। तो इसको आपको ये जो बोतल से जिन निकला है ना, अब ये वापस नहीं जाने लगा। अब ये कैसे अपने पहुंचेगा, ये अब हमने देखना है कि हमें ये क्या, हमें आईनी तौर पे हमें उस तरफ जाने देंगे या नहीं।
नहीं तो फिर देखिए ये तो मुल्क खाना जंगी की तरफ निकल जाएगा। अगर आप आईनी दरवाजे बंद कर देंगे तो ये एक्सेप्ट तो करना नहीं है कौम ने इनको, तो वो तो फिर एक इंतशार और खाना जंगी। अच्छा, कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि सुलह हुदैबिया की मिसाल दे के कहते हैं कि बाज़ औक़ात सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसे मुआहदे करना पड़ते हैं जिसमें आप लगता है कि आप कमज़ोर हैं बज़ाहिर, लेकिन उसका आउटकम बहुत आपके हक़ में होता है। तो कोई बीच बचाव का रास्ता, कोई बिहाइंड द सीन कन्वर्सेशन एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उन ताकतवर लोगों के साथ जो ये सब कंट्रोल करते हैं, इसका इम्कान है कोई? देखिए सुलह हुदैबिया तो उस दिन थी सुबह को जब मैंने वो धरना नहीं दिया। मैं उसको सुलह हुदैबिया इसलिए समझता हूँ कि सुलह हुदैबिया एक थी बड़े मकसद के ऊपर पहुँचने के लिए कॉम्प्रोमाइज़, एक मुफाहमत की गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया था कि वो उनके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ज़ोर लगा रहे थे कि ये नहीं, हम नहीं मानते, लेकिन उन्होंने एक बड़े मकसद के लिए और फिर हिकमत सामने आ गई। तो हमेशा मुसलमान उसको रेफ़र करते हैं। मुझे पता था कि मैं अगर आगे चला जाता, वो इतना गुस्सा था लोगों को जो इन्होंने शेलिंग की हुई थी। एक तो उन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना था और वहाँ डायरेक्ट खड़ी हुई थी पुलिस और फौज खड़ी हुई थी आगे। दूसरा इन्होंने और अगले दिन और उसी दिन शाम को जब अगर हम बैठ जाते तो मुझे तो ये राना सनाउल्लाह पता है जिसने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े लोग कत्ल करवा दिए, और ये शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हैं। एक आबिद बॉक्सर की टीवी के ऊपर उसने बताया कि किस तरह इसने सब्ज़ाजार या कुछ था वहाँ 2 लड़कों को कत्ल करवाया। ये बुज़दिल हैं दोनों, और हमेशा जालिम होता है बुज़दिल। और इन्होंने अपने लोगों को उस दिन जिस तरह जनरल डायर ने किया था ना, उसने तो गुलामों के खिलाफ किया था, वो तो अपने लोगों के खिलाफ। इन्होंने अपने लोगों औरतों बच्चों के खिलाफ जो इन्होंने उस दिन शाम को किया है। और वहाँ गुल्लू भट्ट थे जो इन्होंने कपड़े पुलिस के कपड़ों के दूसरे आम कपड़े पहन के वो सामने गाड़ियां तोड़ रहे थे, वो कर रहे थे। तो मुझे पता था कि अगले दिन इन्होंने वही करना है। और हमारे साथ 2 चीफ मिनिस्टर्स थे, उनके अपने गार्ड्स थे, उनके गार्ड्स भी थे, मुसल्ला थे। हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर था आज़ाद कश्मीर का, उनके गार्ड्स थे, मुसल्ला थे, लोग मुसल्ला थे। तो उस वक्त एक दफ़ा गोली चल जाती तो सारा कुछ ही बदल जाना था, वहाँ बड़े लोगों ने मरना था। तो मैंने इसलिए उस दिन सुबह को फैसला किया कि ये अब इस वक्त ये जिस तरफ गेम जा रही है वो मेरा मकसद कुछ और है, इलेक्शन करवाना, ये चले जाएगी किसी और तरफ। लेकिन ये बहुत कहानियाँ स्पेकुलेशन की जी बातचीत हो रही थी, अयाज सादिक साहब और शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, सुबह मुलाकात हुई, शायद उसमें कोई और बड़ी अहम शख्सियात भी थी, कोई गारंटीज़ के जी इलेक्शन असूली तौर पर हो जाएंगे, इस तरह की भी कोई बात थी? देखिए हमने तो दरवाज़ा सारा वक्त खोला हुआ है, क्योंकि मकसद तो इलेक्शन करवाना है, किसी से जंग लड़ना तो नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे नीचे हमको चीज़ें देखें ना, जो आप इलेक्शन करवाना है, एक दफ़ा आप बता दें इलेक्शन की ये डेट है, उसके बाद बाकी चीज़ें हम सारे बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन की डेट पहले दें, इससे नीचे नहीं हटने लगे। क्योंकि अगर आप वो करेंगे इसका मतलब कि साजिश शुरू हो जाएगी, आप डेट नहीं देंगे, आज ही कल है, एक अगले महीने तो उससे अगले महीने। इस वक्त जिधर हम पहुंच गए हैं, हम सिर्फ, और कौम भी सिर्फ एक चीज़ चाहती है कि आप इलेक्शन डेट दें, पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें कौन हुकूमत करेगा। अमेरिका की बनाए हुए इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम वो ऊपर बैठ के 60% बेल के ऊपर जो मुजरिम है वो हमारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। और ऊपर से वहां बाहर बैठा हुआ सजाए याफ्ता, कानून से भागा हुआ, झूठ बोल के गया हुआ, करप्शन के ऊपर पकड़ा हुआ, वो आदमी हमारी जिंदगी के फैसले नहीं कर सकते। आप हमेशा बात बड़े नपे तुले अंदाज में करते हैं, समझ भी आ जाती है आदमियों को, और आप खुलकर वो बात भी नहीं करते। लेकिन कुछ सवालात हैं लोगों के जहनों में। जिस रात आप पार्लियामेंट में जंग लड़ रहे थे और असद कैसर साहब ने भी बड़ा एक रोल प्ले किया, तो ये तवक्को की जा रही थी कि जो कुछ मर्जी हो जाए, आप बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह से भी स्पीकर साहब जो हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वापस आए तो फिर उन्होंने एक फ़ैसला किया। उस रात के हवाले से बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। तो अगर
थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करें कि हुआ क्या और व्हाट चेंज एवरीथिंग। देखिए, वो तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती, चीज़ें तो सारी सामने आ जाएंगी, लेकिन वो रात अगर आप मेरे से पूछें, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी तो वो एक ऐसी रात गिनी जाएगी उस तारीख में जिसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के इदारों को बहुत नुकसान पहुंचा। जो इदारे मुल्क को एक फाउंडेशन देते हैं, मजबूत करते हैं, उन इदारों ने पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया। और फिर ये ही नहीं हुआ कि जिस तरह वो सारी शाम हुई जिसमें यानी मैं डिटेल्स फिर कभी बताऊंगा, लेकिन जो पाकिस्तान की जमहूरियत से हुआ उस दिन रात को, देखिए ना, स्पीकर को यानी उसके हाथ बांध दिए पकड़ के। पार्लियामेंट के अंदर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर होता है, यानी पार्लियामेंट का अपना एक मुकाम होता है एक जमहूरियत के अंदर। स्पीकर के हाथ बांध दिए जिस तरह के आपको कंटेम्प्ट लग जाएगी तो आपको ये हो जाएगा। और स्पीकर साहब बड़े परेशान थे उस दिन। तो मैंने एक वो पॉइंट इस तरह का आ गया, फिर वो गाड़ियाँ भी आ गई, हमें तो खैर मैं वहाँ PM पता चला कोई गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी हो गई हैं और कोई 2 अदालतें भी खुल गई हैं। तो उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के इदारों को बहुत नुकसान पहुंचा उस दिन रात को। सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ ने मायूस किया, यानी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए उस रात? मेरा जो सबसे मायूस है, देखें, पावर छोड़नी, यानी 3.5 साल में मैं कई दफ़ा समझता था कि अब हमारी गवर्नमेंट नहीं बचेगी। कई ऐसे हादसे हुए, यानी पहले तो वो इकॉनमी बैंकरप्ट थी, वो अगर हमें ना मदद करते, ये जो बाहर हमारे दोस्त हैं चाइना, UAE और सऊदी अरेबिया, तो हम डिफ़ॉल्ट कर गए थे, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं थे। तो जिस तरह हम तो बल्कि डिफ़ॉल्ट करना शुरू हो गए थे, 2-3 हफ्ते के रिजर्व्स रह गए थे सारे। तो उन्होंने ना वो उस टाइम पे मदद करते, और बड़ा मुश्किल वक्त था वो। फिर इन्होंने साजिशें हुई, धरना आके, अभी पहला साल भी नहीं हुआ तो उसने आके फजल रहमान ने धरना दे दिया। हमने तो कोई उसके लोग नहीं पकड़े, हमने तो कोई FIR नहीं, हमने तो कोई टीयर गैस शेलिंग नहीं की। वो आके यहाँ बैठ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ गवर्नमेंट को, आते यहाँ आ गए, ये सारे ऊपर चढ़ गए। ये जितने भी आज जो हमें शेलिंग कर रहे हैं, ये सारे नून लीग वगैरह, ये सारे ऊपर चढ़े हुए थे। उसके ऊपर ये शहबाज शरीफ उसके कंटेनर पे, और बिलावल और सारे। तो हर थोड़ी 3 महीने के बाद आ जाए जी, अब गवर्नमेंट गिरेगी तो फिर कोई साजिश हो, फिर अब गवर्नमेंट। तो वो एक, तो मेरे ज़हन में तो हमेशा, मैं तो रह ही अपने घर में रहा था, और हमेशा मैंने अपने घर में, अगर अल्लाह ने फिर भी कभी मौका दिया, घर में ही रहूँगा, क्योंकि मेरा घर के अपने खर्चे, अपने नौकर, अपना सब कुछ। तो मुझे कभी ये ना हो कि मुझे कोई नुकसान हुआ, मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज हुआ है। मैं तो तैयार था सारा वक्त। और मैंने असेंबली में भी तकरीर, किसी ने कहा जी, वो घबराए हुए थे कि जी बड़ी बताएं कि हमारी गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है। मैंने कहा गवर्नमेंट तो पावर तो अल्लाह देता है, अल्लाह ले लेता है। तो लेकिन जो मुझे तकलीफ सबसे ज़्यादा हुई वो एक, कि जिनके खिलाफ 26 साल से मैं जहाद कर रहा हूँ, इन 2 बड़े ख़ानदानों के साथ, इस मुल्क की 60 साल, 62 साल, 75 साल में 62 साल, 30 साल 2 ख़ानदानों ने हुकूमत की और 30 साल फौजियों ने हुकूमत की। अब जिन्होंने 30-32 साल इन 2 ख़ानदानों ने हुकूमत की है, इनकी चोरियों की कहानियाँ लिखी हुई हैं। ये तो 40 अरब तो सिर्फ जो सामने आए ना, इनकी बाहर अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों ख़ानदानों की। इतनी मुश्किलों से इनको हम कोशिश कर रहे थे, इनको शिकस्त दी, और फिर कानून की, और कौम ने वोट दी, कानून के नीचे इनको लेके आ रहे हैं, इनके ऊपर केसेस हैं। पहली दफ़ा इनके ऊपर कुछ हुआ, उनको ऊपर आके बैठा दिया। इससे बड़ा एक कौम पे क्या जुल्म हो सकता है? अगर आप मेरे से एक चीज़ पूछे ना, चले मैं मानता हूँ हमें गवर्नमेंट उठा दें, किसी और ले आए, कोई अच्छे काबिल लोगों को ले आए, मुल्क के चोरों को ऊपर ला के बैठा दिया। मेरे लिए जो सबसे तकलीफदेह चीज़ है ना, वो ये है कि कैसे यानी कौन इस मुल्क से इतनी दुश्मनी कर सकता है? ये तो मुल्क से दुश्मनी है ना। ये मुझे ये बताएं कि ये जो आके बैठे हैं, इनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? वो बैठा हुआ है बाहर, नवाज शरीफ बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं, इसहाक डार जो इनका फ्रंट मैन है वो बाहर बैठा हुआ है, उसके बेटे बाहर बैठे हैं, शहबाज शरीफ का बेटा जैसे ही ये मकसूद चपड़ासी केस है, इसने उसको बाहर भिजवा दिया, इसका दामाद बाहर बैठा हुआ है, लंदन में अयाशियाँ कर रहे हैं, ये महलों में रह रहे हैं, वहाँ सबसे महंगे इलाकों में रह रहे हैं।
इनका क्या स्टेक है पाकिस्तान में? यहाँ रुपया गिर रहा है तो उनकी तो दौलत में इजाफा हो रहा है। आज अगर मेरे डॉलर्स में बाहर पैसे पड़े हुए हैं, मेरी प्रॉपर्टीज, तो जैसे जैसे हमारी दौलत कम हो रही है, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। इनका क्या स्टेक है पाकिस्तान में? इनको ला के ऊपर बैठाना, तो मुझे इसके ऊपर अगर तकलीफ हुई है ना, और मैं समझता हूँ अगर मुल्क से असल गद्दारी हुई है वो ये हुई है। अच्छा, आपके खिलाफ साजिश आप जिक्र कर चुके हैं कि आपको अंदाज़ा हो गया था कि ये इन्होंने शुरू की है। उसमें अमेरिका का एक बड़ा रोल है। डोनाल्ड लू की आखिरी जो कन्वर्सेशन है, साइफर साहब आपके दोस्त भी हैं, बैरूनी हुक्मरान जो हैं, उनसे भी आपकी मुलाकातें रही। कभी किसी ने इस हवाले से आपको वार्न किया हो, थोड़ा ये आपने उनके साथ, उन्होंने डिस्कस किया हो कि इस तरह की हवा चल रही है जिससे आपको अंदाज़ा हुआ हो? देखिए, पहली दफ़ा तो मैंने ये जब इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की, मुझे याद है OIC की मीटिंग हो रही थी सऊदी अरेबिया में, तो मैंने पहली दफ़ा बात की कि हम मुसलमान लीडर हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती होती है, उनकी शान में गुस्ताखी होती है। हमने कभी ये कोशिश नहीं की उनको बताने के लिए कि 1.25 या 1.5 अरब लोगों को मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है, तो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने वो पहली दफ़ा बात की। और इस्लामोफोबिया के जो मुसलमान वहाँ रहते हैं उनसे बड़ी, उनको हर वो हिजाब औरत पहनी उसको गालियाँ निकालते हैं सड़कों पे, दाढ़ी रखी हो उनसे। तो मैंने कहा हमारी जिम्मेदारी है OIC की हेड्स की बात। तो मुझे याद है मैंने जब कहा तो उनमें से, मैं नाम नहीं लूँगा, एक मिडल ईस्टर्न हेड ऑफ स्टेट थे, तो मेरे पास आया, उससे कहा ये पहली दफ़ा किसी ने बात की है, किसी में जरूरत हुई है बात करने की, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे पीछे वो पड़ जाएंगे। तो मुझे ये पहली दफ़ा बात की। फिर मैंने UN में भी तकरीर की, और उसके बाद भी मुझे लोगों ने, अपने लोगों ने कहा कि देखिए तुम्हारे, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि कोई ऐसी, और जो हैं महातर मोहम्मद, उनको या जब अभी फिर से आए थे जब आखिरी दफ़ा भी, तो उनको 2.5 साल में फारग कर दिया था महातर मोहम्मद को। और फिर दूसरे अर्दोगान हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनके ऊपर वो जो कू हुआ था, वो अर्दोगान कहते हैं कि अमेरिका में उसने कू किया था। तो वो मुझे ये तो तब कहते थे सारे लोग, ये कहते तो रहते थे, लेकिन देखें मैं तो कोई पावर में इसलिए तो नहीं आया था कि मैंने फैक्ट्री या कोई बाहर, मैं तो एक नज़रिए के तहत आया था। और मेरा वही नज़रिया है कि ये मुल्क जब तक इसका जो, जिस वजह से ये मुल्क बनाया गया था, और हम ये ना समझें कि जो हमने इतना बड़ा नारा दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर हम इसको ऊपर अमल नहीं करेंगे, और ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद करता है। हिंदुस्तान के मुसलमान, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट दी क्योंकि वो इतना पावरफुल नारा है, वो हमारा मजहब का बेसिस है कि हम अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकते। तो जो हम ये गुलामी करते हैं, मैं तो आया ही पॉलिट, आप मेरी 26 साल पहले की तकरीरें सुन रहे हैं, मैंने कहा मैं कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। 26 साल पहले मैं वही बात करता था जो आज कर रहा हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि खुददारी और एक कौम की गैरत कौम को उठाती है। ये इस तरह के हाथ फैला के कभी उधर जा रहे हैं और उनके सामने लेट रहे हैं, और CNN में कह रहे हैं जी हमें अमेरिका से परमिशन मिलेगी तो हम तेल खरीदेंगे, हमारे लोग यहाँ बेशक भूखे मर जाए लेकिन अमेरिका से। मैं इसी के खिलाफ तो आया था। तो अगर हम अपने असूलों और जो नजरिए पे नहीं खड़े हो सकते, उससे बेहतर है ना पावर में रहो। इतनी बड़ी साजिश हुई, और बैरूनी जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को इतनी सख्त अंदाज में बात कही, और आपने कई दफ़ा इसका जिक्र भी किया कि आपने वो उनको, तरीन साहब को भी भेजा कि ये इस वक्त इकॉनमी जो है वो बहुत बन रही है, हम सही खड़े हो रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये इस तरह से ख़राबी होगी। आपकी अपनी भी बात हुई होगी, हमारी एजेंसी से बात हुई होगी, आपकी जनरल बाजवा से बात हुई होगी, क्या वो दे डिडंट रियलाइज दैट, या क्यों खामोश रहे? क्योंकि ये बड़ा एक सवाल है। मैंने न्यूट्रल्स को बड़े क्लियरली बताया कि ये बड़ा ये मुआजिज़ा है। अगर मुझे ये कोई कहता ना आज से 3 साल पहले कि पाकिस्तान अपने तीसरे और चौथे साल में 5.6% पे ग्रो करेगा, दौलत में इजाफा, और चौथे साल में 6%, और कोरोना के बावजूद जब दुनिया में तबाही, तो मैं माना नहीं था। तो ये तो मुआजिज़ा हुआ है ना, हमारा अल्लाह का ख़ास करम हुआ है हमारे पे। और मैं ज़रूर अपनी इकोनॉमिक टीम को दाद दूंगा कि हम बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनी। मैंने
बिल्कुल ये जाके बताया। मैंने कहा ये अगर आपने किया इस वक्त, ये जो साजिश हो रही है ये कामयाब हो गई तो ये हमारी जो इकोनॉमी है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची। जैसे ही कॉन्फिडेंस गया ये नीचे जाएगी। फिर शौकत तरीन गया, शौकत तरीन ने प्रेजेंटेशन दी, उसने पूरा बताया कि ये सिचुएशन है, पूरा नंबर्स बताए और वही हुआ। जैसे वो गवर्नमेंट गई, अब हालात देखे कि इकोनॉमी, रुपया किधर जा रहा है और आगे जो मुझे तो जो खौफ आ रहा है, जो महंगाई का अब समुंदर आ रहा है आगे। अभी तो शुरू हुआ है महंगाई, अभी तो इन्होंने पेट्रोल और डीजल और बढ़ाना है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़े, अब बिजली बढ़ानी है, उसका इम्पैक्ट सब चीज़ों पे पड़ेगा। तो बट क्या रिस्पांस था, क्या वो समझते थे कि ये कुछ नहीं हो रहा, आप फजूल में बात कर रहे हैं, या वो कहते थे कि हम बस खामोश हैं? हमें तो कहा कि कोई साजिश नहीं है और हम न्यूट्रल हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा था उसमें तो ये तो कभी पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुमकिन ही नहीं है। वो लोग जो एक दूसरे को इतनी गालियां निकाल रहे हैं, जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, वो इस तरीके से यकजा हो गए, ये कैसे हो सकता है? नहीं, उन्होंने तो इकट्ठा होना था। सभी मेरे, आप 11 साल पहले इंटरव्यू, मैंने मेरे ख्याल में नसीम ज़हरा को इंटरव्यू दिया हुआ था 11 साल पहले या 12 साल पहले। मैं तब उन्हें कहा था, मैंने उन्हें कहा कि ये जब हम आएंगे, मैं आऊँगा ना, ये दो सब इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि इनके इंटरेस्ट एक हैं। ये आपस में तो करते हैं ना, नूरा कुश्ती, दोनों करप्ट हैं। इन्होंने जब पहले दफ़ा जो इनकी दो दफ़ा गवर्नमेंट्स गिरी 90 की दिहाई में, वो करप्शन पे गिरी थी। जब ये NRO लेके आए मुशर्रफ से तो उन्होंने फैसला किया कि अब हमने एक दूसरे को, आप भी पैसा बनाओ, मैं भी पैसा बनाऊंगा, अपना नैब का हेड रख लेंगे, अपने सिलेक्टर्स इलेक्शन कमीशन अपने रख लेंगे, अपनी केयरटेकर रख लेंगे, मिल मिला के, और हमारे बच्चे तक बारियां हम खाते रहेंगे। तो इन्होंने फिर मिल के खाए हैं। ये जो 4 गुना जो हमारा कर्जा 6,000 अरब से गया 30,000 अरब पे, इन्होंने मिल के लूटा मुल्क को। इन्होंने और इनके जो केसेस बने हुए हैं वो तब के बने हुए हैं। नैब ने फिर भी जो केसेस बनाए, इनके दौर में तो चुप करके बैठ, इनके दौर के बने हुए केसेस। ज़रा सुप्रीम कोर्ट पे आ जाते हैं। ये ठीक है कि अदालतें रात को खुली, सब कुछ हुआ, अब आप फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। एक उन्होंने सुओ मोटो भी लिया है, जो इन्होंने कवानीन में तब्दीलियाँ की हैं। ECL जो है, वो जो लिस्ट है उसमें भी इन्होंने सारी तब्दीली की है। अभी इनकी कोशिश ये है कि ये दबाव में लाके चीफ जस्टिस को 2 या 3 जो जजेस की असामियाँ हैं वो पूरी करवा लें, फिल करवा लें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल और जो मिनिस्टर ऑफ कानून है, अब उनका वोट जो है ये अपनी मर्जी से वो उनको आ जाएगा। इस सारी सूरत हाल में तो ये इसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव में लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। व्हाट डू यू से? देखिए सभी, आज पाकिस्तान, मैंने फिर से शुरू में जब आपसे बात की थी, फैसला कौन वक्त पे खड़ा हुआ है, डिफाइनिंग मोमेंट है। ये दो तो जिस तरह हम अल्लाह से नमाज में मांगते हैं ना कि अल्लाह एक उनके रास्ते पर जिनको नेमतें बख्शे, उनके लिए जो तबाही का रास्ता है, ये कौम का भी यही है। एक तरफ है, एक रास्ता नज़र आ रहा है जो कि इस मुल्क को ऊपर उठा देगा, जो कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, और दूसरा है तबाही का रास्ता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब आप बड़े चोरों को नहीं पकड़ते मुल्क तबाह हो जाता है, जो तीसरी दुनिया की गरीब मुल्कों की कहानी है। अब ये सब का ट्रायल है, एस्टेब्लिशमेंट का ट्रायल है। सारी कौम के सामने पता है कि पावर ब्रोकर्स तो वो हैं, वो ट्रायल पे हैं। अदलिया की ट्रायल है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त ट्रायल है। आप देखें ना, मैं उनसे आज जो हमारा केस है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे बताएं कि अगर ये जमहूरियत है तो मेरा हक है या नहीं पुरअमन एहतजाज का। उधर से वो जो एक कातिल वो स्टेटमेंट्स दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यानी किस कानून के तहत वो कर देगा कि जी अब मैं फिर पकड़ूंगा, मैं मारूंगा। वो समझ रहा है कि ये कोई मोहल्ले का ये कोई कि गुंडागर्दी हो रही है कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा। मैं यहाँ किधर गया कानून, किधर गया आइन, किधर गए हमारे हुकूक? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। तो ये सब ट्रायल पे हैं। समी कौम देख रही है, सारी कौम तमाशा देख रही है, मीडिया हाउसेस को देख रही है, एंकर्स को देख रही है। आप उठा के देख लें कि इनकी कवरेज ऊपर जा रही है। आप अपनी कवरेज देख लें आज के, आप टीवी चैनल्स की कवरेज देख लें, कौन सी ज्यादा टीवी देखा जा रहा है,
कौम किधर खड़ी है आज? तो कौम अगर मीडिया हाउसेस और एंकर्स और सहाफ़ियों का भी वो एहतसाब करती जा रही है तो वो इनकी तरफ भी देख रही है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, तदलिया की तरफ देख रही है। तो और इसमें जिधर आप फ्यूचर पाकिस्तान के डिसाइड करेंगे कि अब ये किधर खड़े होते हैं इदारे। ज़बरदस्त है ये बात। अच्छा, एक अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आप मैसेज देंगे पाकिस्तानी कौम को आने वाले वक्तों के हवाले से, अपनी स्ट्रगल के हवाले से? देखिए, मेरी तो ज़िंदगी गुजरी है स्ट्रगल में, मैंने तो सारी ज़िंदगी ऊंच नीच देखी है। देखिए, स्पोर्ट्स की ग्राउंडों में बड़ी ट्रेनिंग मिलती है। आप हारते हैं तो क्या आप गुजरना पड़ता है किस मेंटल स्टेट से, और आप जीतते हैं तो आप की तरफ खड़े होते हैं। तो ये जो ऊंच नीच है ना, ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग करवा देती है। तो मेरी तो ज़िंदगी की ट्रेनिंग है कि मैंने तो कभी हार मानी नहीं है। मेरी तो फिलॉसफी ये है कि हारता वो है जो वो हार मान जाता है, और हार हरा ही नहीं सकती उस आदमी को जो हार नहीं मानता। तो मैंने तो ये स्ट्रगल करती रहना है। तो और मेरे लिए जहाद है, ये अल्लाह के लिए काम है, मेरी ज़ात के लिए तो नहीं। मुझे जिस तरह मैंने कहा, मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ, अल्लाह सब कुछ दे बैठा। लेकिन ये कौम का भी अब टेस्ट है। क्या कौम अब इस मुल्क की अपनी ज़ात को ख़त्म करके, यानी मेरे अपने मफादात ख़त्म करके कि जी मेरी बिज़नेस ना रुक जाए या मेरा जनाब मुझे कोई जलील ना कर दे, मैंने इसलिए लोगों को समझाता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाए। वो इंसान को आज़ाद कर देता है खौफ से। ये सबसे ज़्यादा, ये जो राना सनाउल्लाह ये जो मार रहे हैं ना, बढ़ के मार रहे हैं पंजाबी फिल्मों वाली, ये डराने की कोशिश, खौफ दिलाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने उस दिन रात को खौफ दिलवाया लोगों को, टेयर गल, औरतें बच्चे देख रहे हैं, औरतें बच्चे हैं। मैंने ऐसा जुल्म नहीं देखा अपने लोगों से किसी को ऐसा। हाँ, गुलामों पे वो जुल्म देखा हुआ है, दूसरे मुल्कों में जाके कौमें जुल्म करती हैं, अपने लोगों को ऐसा जुल्म नहीं। खौफ फैला रहा है। तो मैं अपनी कौम को, मेरा एक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जब अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं तो खौफ का बुत भी शिर्क है, लालच का, पैसे का बुत, सब शिर्क है। जब आप अपनी रिस्क डरते हैं, जी मेरी रिस्क चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, और आप अपने ज़मीर को बेचते हैं, ये भी शिर्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मैं चाहता हूँ अपनी कौम जिसके ऊपर ये मुल्क बना था, जिस नारों पे, उसका मतलब समझ आए। खौफ तोड़ें, खौफ की जंजीर तोड़ें, और आपने इस वक्त जहाद समझ के हर तरह अब निकलना है आगे। क्योंकि ये फैसला होगा, अगर आपने ये जंग ना लड़ी तो ये आगे जाके आपके बच्चों को जंग लड़नी पड़ेगी, और वो मुश्किल जंग होगी। अभी आप फिर भी जिधर मुल्क खड़ा है, हम उस रास्ते पर निकल सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये सनाउल्लाह जैसे और शहबाज शरीफ जैसे और यामजा शरीफ जैसे और नवाज शरीफ और ये जरदारी टाइप लोगों के, इनको पता होते हुए कि ये क्या लोग हैं, अगर हमने इनके सामने घुटने टेक दिए तो फिर आगे तो एक तबाही है मुल्क की। इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नज़ीर लगारी के तहलका खेज इंकशाफात। सिंध के मामले में जब भी कोई फैसला होता है तो ये आगे आकर खड़े हो जाते हैं। नूरुल आरफीन का दो टोक नजरिया। पोजीशन पे कि जो इख्तिदार के लिए ऐसे उछल रही है जैसे बंदर